फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल गाइडेंस सेंटर। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हम लोग की ज्योग्राफी की 100 डे सीरीज चल रही थी। इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के बैचेस को कवर कर रहे थे। हमने आपको पिछली क्लासों में ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, डेट लाइन, टाइम कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें सिखाई। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज और एक शीट लेके आऊंगा। तो बच्चों, जो मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करे हैं वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही उम्दा लेवल के सिलेक्ट करे हैं। मतलब इसमें इजी भी है, टफ भी है, मीडियम भी है, सारे प्रकार के क्वेश्चन टफ करे हैं। तो आइए आज हम लोग 100 डे सीरीज में ज्योग्राफी का पहला प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। इसमें हम लोग आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। तो देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में से इनमें से किसकी संख्या अधिक होती है? अक्षांश और देशांतर में किसकी संख्या अधिक होती है? बच्चों, जल्दी से मेरी पहली क्लास याद करो। याद है ना? देखो फिर से, मैंने आपको बताया था हम लोगों का ये ग्लोब होता है। अक्षांतर यानी लैटिट्यूड कैसे होते हैं? वेस्ट से ईस्ट बनाए जाते हैं। और देशांतर हमेशा नॉर्थ से साउथ बनाए जाते हैं। देशांतर इस प्रकार से बनाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो बच्चों, जरा मेरी पहली क्लास याद करो। मैंने आपको बताया था जो लैटिट्यूड्स होते हैं यानी अक्षांतर होते हैं, लैटिट्यूड्स, बच्चों इसकी जो टोटल संख्या है वो कितनी थी? मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स की टोटल संख्या होती है 180, पर पढ़े जाते हैं 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 डिग्री साउथ। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर कितना होता है? बच्चों, मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया था, इनकी टोटल वैल्यू होती है 360, और इसको लिखा जाता है 0 से 180 ईस्ट और 0 से 180 डिग्री वेस्ट। तो बच्चों देखो, एक की टोटल संख्या 360, एक की टोटल संख्या 180, एक लिखा जाता है 0 से 90 तक, एक लिखा जाता है 0 से 180 तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स सिग्निफाइज विच डायरेक्शन? अक्षांश और देशांतर किस दिशा को दर्शाते हैं? जैसा अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले स्लाइड में बताया, लैटिट्यूड्स हम लोगों की 2 डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ एंड साउथ, और देशांतर हम लोगों की 2 डायरेक्शन बताता है, लॉन्गिट्यूड बताता है, एक बताता है ईस्ट, एक बताता है वेस्ट। बच्चों, आप यहाँ पे प्रश्न देख के थोड़ा अचंभित होंगे कि सर आपने शुरू के 2 प्रश्न तो बड़े आसान दिए, आपने बोला था कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बच्चे, अभी शुरुआत है, शुरुआत में आपका हौसला बढ़ाने के लिए अच्छे और सरल क्वेश्चन से किया जाता है। बच्चों, मैं कुछ डेफिनेशन चाहता हूं जो आप तक पहुंचे, इसीलिए मैंने बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस अपने सीरीज में रखे हैं जिसका कोई ऑप्शन नहीं, पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूं, इस वजह से मैंने ऐसा काम किया। तो ये इस क्वेश्चन का सवाल आंसर आपको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन बिलो डज नॉट मर्ज विद ईच अदर? निम्न में से कौन सा उल्लेख एक दूसरे के साथ विलय नहीं होता? पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है लॉन्गिट्यूड, तीसरा है बोथ, डी है नन ऑफ दिस। सोचिए बच्चों, आप जो हमारी सीरीज देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिनको मेरे पहले की स्लाइड्स जिन्होंने नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो इस स्लाइड को पॉज करके
पीछे जाए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा पिछले वीडियोस का, एक बार उसको कंप्लीट करें। उसके बाद मैं चाहता हूं एक बार आप इन सवालों को वीडियो पॉज करके खुद लगाएं, उसके बाद आगे का उत्तर देखें। इसी में आपकी बच्चे प्रैक्टिस होगी, नहीं तो फिर ऐसे कोई फायदा नहीं। नेट पे तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आप भी उसी प्रकार से पढ़ते रहो हमसे, ठीक। तो चलो देखते हैं कि इनमें से कौन सा उल्लेख एक दूसरे के साथ विलय नहीं होता। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, बोथ, नन। चलो जल्दी से एक बार दिमाग में हम लोग फिर से एक लैटिट्यूड बनाते हैं। बच्चों ये रहा हम लोग का ग्रुप, हॉरिजॉन्टल होता है, ये सॉरी वर्टिकल होता है लॉन्गिट्यूड, और हॉरिजॉन्टल होता है लैटिट्यूड। अभी मैं इस समय बोर्ड पे लॉन्गिट्यूड्स बना रहा हूं, एक खरबूजे का आकार, और ये है हम लोगों के लैटिट्यूड्स यानी अक्षांतर। तो बच्चे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, आपको ड्रॉ होने में दिख रहा है इनमें से कौन सी रेखाएं आपस में मर्ज हो रही है और कौन सी मर्ज नहीं हो रही है। तो बच्चों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो लैटिट्यूड्स की लाइन है, मैं दूसरे पेन से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो लैटिट्यूड्स की लाइन है वो देखिए आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है वो इक्वेटर पे दूर दूर है, पर यहाँ पे पास आके मर्ज हो गई है। और मैंने अपनी पहली क्लास में भी आपको बताया था, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में हमेशा लैटिट्यूड मर्ज नहीं होते हैं, लॉन्गिट्यूड मर्ज होते हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी लॉन्गिट्यूड, यानी बी लॉन्गिट्यूड आपका आंसर है, वो मर्ज हो जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, विश्व की किस जगह पे 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? दुनिया के किस स्थान पर 0 डिग्री अक्षांतर और 0 डिग्री देशांतर इंटरसेक्ट करते हैं? बच्चे जो इसका आंसर है, मैंने एक्सप्लेन अभी आगे करता हूं। बच्चे इसका जो आंसर है नल आइसलैंड। ये नल आइसलैंड कहां पाया जाता है? ये अफ्रीका के कोस्ट में गल्फ ऑफ गिनिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गल्फ ऑफ गिनिया में। अब ये गल्फ ऑफ गिनिया कहां है, चलिए देखते हैं, आपको समझाते हैं। ये देखिए, आपको ये मैप के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये हम लोग ने क्या बनाया है, नल आइसलैंड। नल आइसलैंड कहां पे है? बिल्कुल ठीक इस जगह पे है। और ये जो पोर्शन है, ये जो समुद्री एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है हम लोगों का जो समुद्री, जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, ये है हम लोगों का गल्फ ऑफ गिनी। तो धरती में इस जगह पे 0 डिग्री अक्षांतर और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वीडियो पे। अगला हम लोगों का सवाल है, इनमें से कौन सी रेखा भारत से पास होती है? देखिए फिर से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इंडिया, इनमें से कौन भारत से पास होती है? आपको मैप में समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरा इक्वेटर, चौथा इंटरनेशनल डेट लाइन। थोड़ा जल्दी से अपने दिमाग में उलझने पैदा करिए, लेके आइए, तो आपको पता चलेगा हम लोगों के इंडिया, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हम लोगों का इंडिया ये पाया जाता है। हम लोगों के इंडिया से जो रेखा पास होती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम लोगों के इंडिया से जो रेखा पास होती है वो है हम लोगों की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी मैं इसको साइड में करके आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं। ये देखिए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम लोगों के इंडिया से क्या होती है, पास होते हुए जाती है। आगे इंडिया में पास होती है, कहां से पास होती है इसका विस्तार पूर्वक यहाँ पे वर्णन किया गया है।
इसके थोड़ा विस्तार से समझते हैं बच्चों। इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो इससे 3 सवाल होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से तो पास होती है, ठीक है। अब भारत की किन किन राज्यों से पास होती है, तो इसका आंसर है 8 राज्यों से पास होती है। पहला है हम लोगों का गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, पांचवा वेस्ट बंगाल, छठा त्रिपुरा, सातवां मिजोरम। तो बच्चों हम लोगों का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 नहीं 7 राज्यों से पास होती है। ऊपर थोड़ा प्रिंटिंग एरर है इसलिए मैंने पहले काट दिया था। भारत के 7 राज्यों से पास होते हुए जाती है। और जो त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर, वो वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे बिल्कुल पास पाया जाता है। और जो माही रिवर है वो इस लाइन को 2 बार काटती है। ये सवाल कई बार जब आपको हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें पूछा जाता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो उसका आंसर है माही रिवर। अब एक सवाल इससे भी ऊपर आता है बच्चे, आप लोग के एग्जाम में थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से पास होती है, अब विश्व में कहां कहां से पास होती है। तो बच्चे इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस मैप को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों की जा रही है। यहाँ पे जो एक देश पड़ा हम लोगों का पड़ा मैक्सिको, एक देश पड़ा बामास, उसके बाद हम लोगों का साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है। तो विश्व में इतनी जगहों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसको रट लीजिएगा, इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। आप लोग के एग्जाम में होता क्या है, कई बार रेक्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी एक रेक्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस का एक प्रकार है। मैप से चीजें जो बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। याद जरूर रखिएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है, इसका जो ग्रेडियंट है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हम लोगों का छठा सवाल। इस छठे सवाल में जो बात किया गया है, A man standing at 45 degree east start moving towards 75 degree east. What he will observe? मैं सवाल एक बार आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति 45 डिग्री पूर्व में स्थित है और वो अपनी जगह से 75 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ता है, तो वो क्या पाएगा? तो बच्चे वो क्या पाएगा? ऑप्शन क्या है? टाइम इज इंक्रीजिंग, समय बढ़ रहा है। टाइम इज डिक्रीजिंग, समय घट रहा है। डज नॉट चेंज, कुछ नहीं होगा। नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से याद करो मेरी वो वाली क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको नंबर लाइन बनाना सिखाया था। जल्दी से इस सवाल को नंबर लाइन से करते हैं। देखिए हमने बोला था नंबर लाइन एक बनाएंगे, बीच में 0 करेंगे, 0 के इधर हम लोग का होगा वेस्ट, 0 के इधर होगा हम लोग के ईस्ट। हमने बोला जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको प्लॉट करेंगे। सबसे छोटा पहले आएगा 45 और उसके बाद उससे बड़ा है वो आएगा 75 डिग्री। अब हमने क्वेश्चन में क्या है, अब आप समझिए। एक व्यक्ति 45 डिग्री पे खड़ा है और वो 75 डिग्री पूर्व की तरफ चल रहा है। तो बच्चे याद करो वो फॉर्मूला, ईस्ट की तरफ चलने पे समय क्या होता है, प्लस हमने बोला था जो पूछा है उससे उसको 0 मान लीजिए, उससे भी हम ईस्ट जा रहे हैं, मतलब समय हम लोगों का क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, समय बढ़ जाएगा। टाइम इज इंक्रीजिंग, समय उसको बढ़ा हुआ मिलेगा जब वो क्या होगा, पूर्व की दिशा में चलेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति A man moving towards east from 180 degree longitude, what he will observe?
एक आदमी 180 देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो वह क्या देखेगा? डेट चेंज, समय बदल गया, डेट चेंज हो गई, डेट डज नॉट चेंज बट टाइम इंक्रीज, तारीख नहीं बदली पर समय बढ़ गया, नो चेंज इन टाइम, समय में कोई परिवर्तन नहीं आया, टाइम विल डिक्रीज, समय घट जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, एक व्यक्ति 180 डिग्री ईस्ट पे खड़ा है, सॉरी 180 और 0 डिग्री की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक व्यक्ति 180 डिग्री पे खड़ा है और वो वहां से पूर्व दिशा में चलने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या करेगा? समय घटेगा बढ़ेगा? इसको बच्चे याद करने के लिए एक चीज बता दो, जैसे ही हम लोग 180 डिग्री पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम लोग क्या होते हैं 180 डिग्री पे पहुंचते हैं, वहां से ईस्ट एंड वेस्ट का सिग्निफिकेंस उल्टा हो जाता है। कैसे? देखिए, ये हम लोग की अर्थ है, ये मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ये है 180 डिग्री। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है 0 डिग्री की, ठीक। पर जब हम लोग 180 डिग्री की देखेंगे तो ये 180 डिग्री की ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये 180 डिग्री की वेस्ट डायरेक्शन होगी। बच्चे हमेशा याद रखना, 0 डिग्री पे जब हम खड़े होते हैं, जब हम लोग 0 डिग्री पे खड़े होते हैं, हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट पड़ता है, राइट हैंड साइड वेस्ट पड़ता है। पर जैसे ही हम 180 डिग्री पे आते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, हम लोग के राइट साइड ईस्ट पड़ता है, लेफ्ट साइड वेस्ट पड़ता है। हमने सवाल बोला, एक व्यक्ति 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पूर्व दिशा की ओर चलता है तो क्या होगा? 180 डिग्री पे जैसे ही हम लोग खड़े हैं, वहां से हम लोग पूर्व की दिशा में चलेंगे। हमने आपको बताया था दिन की शुरुआत सबसे पहले क्या होती है? दिन की शुरुआत सबसे पहले क्या होती है? ईस्ट साइड से होती है। और डेट अभी नहीं चेंज हुई होगी क्योंकि हम लोग 180 पर ही हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर आएगा डेट डज नॉट चेंज बट टाइम विल इंक्रीज। क्लियर हो गई सभी को ये बात? चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। 11वां, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूं, पहले इसे अच्छे से देख लीजिए। ये थोड़ा क्रिकेट प्रेमी जितने हैं उनके लिए एक सवाल है। एक क्रिकेट मैच इज प्लेड इन ग्रीन पार्क कानपुर ऑन अगस्त 9 AM। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे कानपुर के ग्रीन पार्क में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। अब सवाल क्या पूछा गया है? अ कंट्री सिचुएटेड 15 डिग्री ईस्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इट विल ऑब्जर्व। एक देश जो भारत से 15 डिग्री पूर्व में स्थित है, वो क्या ऑब्जर्व करेगा? वो क्या ऑब्जर्व करेगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन को ठीक है इतना ही रखता हूं, कोई नो चेंज। अब वो ऑब्जर्व क्या करेगा? ऑप्शन 4 है। मैच इज टेलीकास्टेड एट 10 AM। मैच सुबह 10 बजे टेलीकास्ट किया जाता है। मैच इज टेलीकास्टेड एट 8 AM। मैच सुबह 8 बजे टेलीकास्ट किया जाता है। मैच विल टेलीकास्ट एट 9 AM। मैच सुबह 9 बजे टेलीकास्ट होगा। और मैच कैन नॉट टेलीकास्ट, मैच का प्रसारण नहीं हो सकता। तो बच्चों दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा? इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना बच्चों। आपसे पूछा क्या गया है? कानपुर का समय दिया है 9 बजे, 15 डिग्री ईस्ट का पूछ रहा है। जैसे ही हम लोग ईस्ट में चलते हैं तो हम लोग का समय क्या होता है? बढ़ता है। और हमने आपको रटवाया भी था 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटा। तो अगर कानपुर में 9 बजे मैच हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट पे जो कंट्री होगी वो 1 घंटे बाद वहां पे हो रहा होगा। तो वहां पे क्या होगा? मैच सुबह 10 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा।
क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं सभी समझ गए होंगे इसको। जिसको ना समझ में आए एक बार वो हमारी नंबर लाइन वाली क्लास को दोबारा से नोटिस करके आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 12। नहीं सॉरी, अ सेलर, एक नाविक अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन को 2 बार क्रॉस करता है। एक नाविक अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन को 2 बार क्रॉस करता है, तो बताइए वह क्या निरीक्षण करेगा? वो क्या निरीक्षण करेगा? चेंज इन डेट, क्या डेट बदल जाएगी? चेंज इन बोथ डेट एंड टाइम, डेट भी बदल जाएगी, समय भी बदल जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस पे थोड़ा फोकस करने के लिए आइए हम आपको एक स्लाइड दिखाते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल डेटलाइन आ गई, दिख रहा है ना बोर्ड पे? इंटरनेशनल डेटलाइन सभी को दिख रही है। इंटरनेशनल डेटलाइन हमने बोला एक व्यक्ति दिन में 2 बार क्रॉस करता है। हम मान लेते हैं या तो वो इधर रहा होगा, एक्स पे होगा, उसने एक बार इधर गया क्रॉस किया, फिर इधर क्रॉस किया, 2 बार तभी होगा। अगर वो मान लेते हैं वाई पे रहा होगा, एक बार इधर गया क्रॉस किया और एक बार इधर गया क्रॉस किया। तो अगर एक व्यक्ति दिन में 2 बार इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस कर रहा है, तो वो जहां से चला था वहीं पे तो आ गया, वो वहां जहां से चला था वहीं पे तो आ गया। इसमें कुछ नया हुआ? कुछ नया नहीं हुआ। इसमें कुछ नया हुआ? कुछ नया नहीं हुआ। तो इसका जो सवाल है, इसका जो आंसर होगा, थोड़ा टूल्स के साथ खेलने में मजा आ रही है हम लोगों को, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा नो चेंज, कोई भी चेंज किसी भी प्रकार का नहीं होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 13। Which of the following is eastern and western part of India? फिर से, निम्न में से कौन से भारत के सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पार्ट है? देखिए जल्दी से मैप देखिए, नहीं दिखा? 4 ऑप्शन पढ़िए, किबीतू, गौहर मोती, दीपसांग, इंदिरा पॉइंट, लाहौल, इंदिरा कॉल, कश्मीर एंड कन्याकुमारी। पहला तो अपने आप काट दीजिए, लास्ट वाला। लाहौल हम लोगों का हिमाचल में है, तो ईस्ट एंड वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, नॉर्थ में हो गया। हाँ, अब ए और बी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, पर दीपसांग के साथ इन्होंने इंदिरा पॉइंट लगा दिया है। आपको याद होगा इंदिरा पॉइंट भी हम लोग का साउथ में है, तो ये भी गलत होगा। जो बचा है तो वो अपने आप सही हो गया। लोगों ने किबीतू और गौहर मोती का नाम नहीं सुना होगा। आइए तो आपको एक मैप से दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मैप कैसा है। ये देखिए मैप से समझिए इसे। ज्योग्राफी बिना मैप के अधूरी होती है। जैसे टीचर स्टूडेंट के बिना अधूरा होता है, वैसे ही ज्योग्राफी टीचर के बिना अधूरी होती है। तो बच्चों देखो ये मैप आपके सामने है, आपको इसमें दिख रहा होगा भारत के एक्सट्रीम पॉइंट ईस्टर्न और वेस्टर्न पूछा है। तो बच्चों वेस्टर्न है हम लोगों का गौहर मोती जो कक्ष में है, ईस्टर्न पॉइंट हम लोग का किबीतू में है जो अरुणाचल प्रदेश के अंजौ डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है जो सियाचिन ग्लेशियर में है, और हम लोगों का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ये हम लोगों का अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह के अंदर पाया जाता है। तो ये इंडिया के हम लोगों क्या थे, एक्सट्रीम पॉइंट थे। पर आपसे सवाल पूछा गया था भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो इसका सही आंसर किबिथु और गौहर मोती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग का ये है, भारत के किस जगह से स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है? फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया डज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टेकन? भैया ऑप्शन देखिए, ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है आपको बताने के लिए। इस सवाल पे बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत अलग अलग किताबों ने इस पे बहुत अनाप शनाप लिखा हुआ है क्या? बहुत सी किताबों में ए इलाहाबाद को सही आंसर ठहराया गया है, बहुत सी किताबों में बी विंध्याचल को ठहराया गया है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत इंटेंशनली दिया है, पर इसको थोड़ा मैप से समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने गूगल का प्रयोग किया है। आइए आप देखिए, इसको समझिए। इसको सीन को थोड़ा छोटा करते हैं और मैंने आप लोग के लिए दो इमेज रखी है। इस इमेज को देखिए, ये मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट निकाला था आपको बताने के लिए। क्या हो गया? आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ गया। देखिए विंध्याचल का लॉन्गिट्यूड कितना है? 82.5। विंध्याचल का लॉन्गिट्यूड कितना है? 82.5। अब जरा एक बार इलाहाबाद का चेक कर लेते हैं। इलाहाबाद का देखिए कितना लिखा हुआ है, 81 इलाहाबाद का जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 81.84। आपको ये बात पता होगी, हम लोग के जीएमटी है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से पास की, सॉरी हम लोग का जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया जाता है। हम लोग का जो 0 डिग्री है वो हम लोग का जीएमटी होता है। तब आप देख लो कौन सी दो इमेज, एक 82.5 एग्जैक्ट और एक 81.4 एग्जैक्ट। तो भैया हम लोग का 82.5 आएगा ना। तो आगे से याद रखना, इस प्रकार के सवाल में कभी भी जब सवाल पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए वाला, जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है एक बार आप चेक कर लीजिएगा इमेज को छोटा करके। अलग वो विंध्याचल 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हम लोगों का, अगर हम लोग एक ग्लोब में, ग्लोब मतलब हम लोग की धरती, जो एक हम लोग प्रतीकात्मक ग्लोब अपने टेबल पे रखते हैं, अगर हम लोग किसी ग्लोब पे नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, जब हम एक ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हम क्या निरीक्षण करते हैं? लेंथ ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्रीज। अक्षांतर और देशांतर की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। लैटिट्यूड इंक्रीज बट लॉन्गिट्यूड रिमेन्स सेम। अक्षांश बढ़ता है पर देशांश नहीं बढ़ता। तीसरा, लैटिट्यूड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज बट लॉन्गिट्यूड रिमेन्स सेम। अक्षांतर पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक। और चौथा है बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस। अक्षांश और देशांत दोनों घटते हैं। इसका सही आंसर है, इसको एक मैप के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए आपका छोटा सा मैप है और अभी हम इस पे करेंगे खुल समसिम, और ये देखिए बड़ा हो गया। देखिए ग्लोब बन गया, ठीक ठाक ग्लोब बन गया आपके लिए। अब जल्दी से देखो बच्चे, हमने क्या बोला? अगर हम लोग किसी ग्लोब में नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, तो जल्दी से काम करते हैं, जरा अक्षांतर देशांतर ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा अब आपके कॉन्सेप्ट में समझ में आएगी। हम क्या पाएंगे, ये हम लोग ने ड्रॉ किया है देशांतर, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अक्षांतर यानी लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड इस प्रकार से ड्रॉ करे जाते हैं। अब बच्चों जैसे ही ये ड्रॉ हुआ, अब आपके थोड़ा तो दिमाग में घुस ही गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर दिमाग लगा के बताइए, इसका जो सही आंसर है वो होगा C1। कैसे? हमने देखा लॉन्गिट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं है, लॉन्गिट्यूड की लेंथ कुछ नहीं बढ़ी, लॉन्गिट्यूड बराबर है, पर लैटिट्यूड ऊपर से नीचे चलने पे पहले बढ़ा फिर घटा। लैटिट्यूड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज बट लॉन्गिट्यूड रिमेन सेम। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का सवाल नंबर 13। आउट ऑफ चिली एंड रशिया, आउट ऑफ चिली एंड रशिया विच कंट्री सपोज टू हैव मैक्सिमम टाइम जोन। यहां पे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, पता सबको है पर ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। दो देश हैं, एक देश है चिली और एक देश है हम लोगों का रशिया। इनमें से किन देश के पास अधिक समय होना चाहिए, अधिक टाइम जोन होना चाहिए, इसको समझते हैं मैप के माध्यम से। देखिए मैप महोदय को हम लोग निकालते हैं और एक एक करके इमेज को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। देखिए कि हमने वर्ल्ड मैप ही निकाल लिया है। अभी आप वर्ल्ड मैप में समझिए कि इसको हम लोग को कैसे करना है। देखिए एक ये कंट्री है चिली साउथ अमेरिका में, ये रही, मैं इस पे गोला बना दे रहा हूं। जिसको नहीं समझ में आया है वो अपने मैप में देख ले, पर मैं उम्मीद करता हूं यहां से क्लियर विजिबल होगा। एक ये देश है चिली और एक देश ये है रशिया। यहां पे हमने दो देशों का आपको कंपैरिजन दिया है और आपसे बोला है कि इन दोनों देशों में किस देश के पास अधिक टाइम जोन होना चाहिए। अभी आपने मेरी पिछली क्लास में देखा था, हमने शुरुआत करी थी सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है, दूसरे नंबर पर रशिया है। तो उसका आंसर तो बच्चों वाला है कि सर रशिया ही होगा, पर चिली क्यों नहीं होगा? तो बच्चों याद करो मेरी दूसरी क्लास मैंने बताया था, जिस देश का एक्सटेंशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा लॉन्गिट्यूड उससे पास होंगे, पर जिस देश का एक्सटेंशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा वहां से उतने कम लॉन्गिट्यूड पास होंगे। तो जिस कंट्री से जितने कम लॉन्गिट्यूड पास होंगे उसको उतने कम टाइम जोन की रिक्वायरमेंट है। जिस कंट्री से मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड पास होंगे उनको मैक्सिमम टाइम जोन की आवश्यकता है। इसी में तो रशिया अधिकतर सबसे बड़ा है, ईस्ट से वेस्ट ज्यादा लॉन्गिट्यूड पास होते हैं, तो इसलिए इसको अधिक टाइम जोन की आवश्यकता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, व्हाट जीपीएस यूजेस टू डिटरमाइन लोकेशन। जीपीएस किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करता है। जीपीएस किसी जगह का स्थान निर्धारित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करता है। पहला लैटिट्यूड ओनली, बी लॉन्गिट्यूड ओनली, सी बोथ। अब बच्चे आपको कुछ नहीं करना, अभी मेरी 2 स्लाइड 3 स्लाइड पीछे का जाइएगा, 5 मिनट पहले के वीडियो पे जाइएगा, देखिएगा मैंने आपको नैनी का और विंध्याचल का लॉन्गिट्यूड दिखाया था। पर बेटा जब आप गूगल से या जीपीएस से आप अपनी लोकेशन पूछोगे तो वो केवल एक डायरेक्शन नहीं बताता, वो दोनों बताता है। मेरी पहली क्लास याद करो, मैंने आपको बताया था कोई भी डायरेक्शन एक लैटिट्यूड से और एक लॉन्गिट्यूड से मिलके बनती है। कोई भी डायरेक्शन एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड से बनकर मिलती है। लैटिट्यूड कितना होता है, नॉर्थ साउथ, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ईस्ट वेस्ट। क्लियर हो गया? तो या तो डायरेक्शन में होगा नॉर्थ ईस्ट, या तो डायरेक्शन में होगा नॉर्थ वेस्ट, या तो होगा साउथ ईस्ट, या तो होगा साउथ वेस्ट। इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो जीपीएस इनमें से किसको यूज करके डायरेक्शन बताता है? तो इसका आंसर है बोथ। अक्षांतर और देशांतर दोनों का उपयोग करा जाता है जगह की बारे में बताने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं।
सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, ये है, इनमें से धरती का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? बच्चों वाला सवाल है, जियोइड। ये हम लोग ने पिछले सवाल में किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें क्वेश्चन हम स्किप तो नहीं कर गए थे, तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये अब कुछ आसान क्वेश्चंस की झड़ी लग रही है, फिर अब आगे अच्छे सवाल फिर आएंगे। अर्थ किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ। तो इसका सही आंसर है वेस्ट से ईस्ट। बच्चों वाले सवाल है, जल्दी से एक ये ग्लोब बनाइए और ये हम लोग की अर्थ है। इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। अर्थ हम लोगों की इस डायरेक्शन में घूमती है, इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय पूर्व में होता है, इस डायरेक्शन में होता है। क्या बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कोई भी ग्रह यानी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ घूमता है, कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? टू रिवॉल्व अराउंड द सन बाय द प्लैनेट इज कॉल्ड। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है? ए रिवॉल्यूशन, बी रोटेशन, सी बोथ, डी नन। तो बच्चे इसका सही आंसर होगा रिवॉल्यूशन। समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इसमें से धरती की किस जगह पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी? अब देखिए यहां से जो कुछ सवाल का स्तर है वो कुछ यूपीएससी लेवल का हो रहा है। यहाँ पे अभी आपको कुछ आगे ऐसी एजम्पशन बेस होंगे जिसमें कोई एक रीजनिंग नहीं लगेगी, इसमें कई सारे लॉजिक्स लगेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इनमें से धरती पे किस जगह सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा? एट पोल्स, एट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सोच के बताइए। इसको ऐसे सोचिए, ये हम लोगों का अर्थ थोड़ी बल जो होती है ना, तो बच्चे हम लोग की अर्थ इक्वेटर पे सबसे ज्यादा फैली होती है, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। और हम लोग के पोल्स पे जब धरती का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे ज्यादा आयरन का डिपॉजिट हम लोग के पोल्स एरिया में पाया जाता है। तो बच्चों याद कर लो, जैसे ही हम लोग के अर्थ में जितना ज्यादा आयरन होता है, अर्थ की उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो पोल्स में आयरन ज्यादा मात्रा में है, तो इक्वेटर के मुकाबले पोल्स पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच में आता है, इसमें सबसे एक्सट्रीम पोल्स होती है। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, विच प्लेस ऑफ अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट? ठीक, धरती की कौन सी जगह जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्राप्त करती है? पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। धरती की किस जगह पे सबसे ज्यादा डे लाइट होती है? तो बच्चे जो सबसे ज्यादा डे लाइट वाली जगह होती है वो होती है हम लोगों की इक्वेटर। क्यों होती है इसको एक्सप्लेन आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बच्चे जो इसका एक्सप्लेनेशन है, अभी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में आगे जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तब हम लोग चलेंगे। जिन बच्चों को ये बात पहले से पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे हमें ये भी तो पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियो को देख के फॉलो कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। यहां से थोड़े रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, हम लोग के किस कैलेंडर डे को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अधिकतम सनलाइट पाई जाती है? क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ऑन विच डे ऑफ कैलेंडर अर्थ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड रिसीव मैक्सिमम हीट? 4 ऑप्शन, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 4 जुलाई। बच्चे इसको ऐसे देखो, ये हम लोग की अर्थ, ठीक,
ये हुआ 0 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ये हुआ 23.5 डिग्री, इसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। ये हुआ 23.5 डिग्री, इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ऊपर क्या नॉर्थ है, नीचे का साउथ है। बच्चों 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा सनलाइट किस दिन होगी? याद करो पिछली क्लास, जब सूरज इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तभी मैक्सिमम लाइट होगी। 90 डिग्री का एंगल साल में इक्वेटर पे कितनी बार बनता है? 2 बार। तो यहाँ पे एक डेट हो गई 21 मार्च, एक डेट हो गई 23 सितंबर, पर ऑप्शन में क्या दिया है? 21 मार्च। तो इसका सही आंसर होगा 21 मार्च। समझ में आया? चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 21। लीप ईयर को हर चौथे साल ही क्यों मनाया जाता है? ये सभी लोग जानते होंगे। अर्थ अपना एक साल का मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन। वो 365 सही 1/4 दिन में कंप्लीट करती है। हर चौथे साल इस 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 हो जाता है। इसीलिए हर चौथे साल एक दिन हम लोगों के बढ़ा दिए जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 22। हम लोग के किस डेट को जो जगह इक्वेटर पे सिचुएटेड है वहां पे सबसे लंबी शैडो बनेगी? फिर से, कैलेंडर किस दिन भूमध्य रेखा पर स्थित स्थान पर सूर्य द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी छाया का निरीक्षण? 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। इसमें कुछ सर ना फोड़ो सवाल को, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, बच्चे, कैलेंडर प्लेस इक्वेटर पे किस दिन सबसे बड़ी परछाई बनेगी? याद करो वो वाली मेरी क्लास, हमने बोला था जब कोई लाइटिंग ऑब्जेक्ट आपके सर के ऊपर होगा, फिर से, कोई लाइटिंग ऑब्जेक्ट आपके सर के ऊपर होगा तो इमेज सबसे छोटी होगी। जब लाइटिंग ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर होगा इमेज आपकी उतनी बड़ी होगी। तो जैसे समझ लेते हैं, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री, हमने अर्थ को टिल्ट कर दिया, ये 23 डिग्री। हमने बोला है एक पर्सन यहां पर खड़ा है, इसकी सबसे लंबी शैडो कब बनेगी? इसमें याद रखना बच्चे, कभी सन 23.5 डिग्री के इधर नहीं जाता, कभी सन 23.5 डिग्री के इधर नहीं जाता। तो यहाँ पे सबसे दूर जब सूरज होगा उसी दिन बनेगी। एक बार सूरज जब इस पे होगा तब इक्वेटर पे सबसे बड़ी परछाई बनेगी। एक बार सूरज जब इधर होगा तब सबसे बड़ी परछाई बनेगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज होता है कब? 21 जून को। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज होता है कब? 22 दिसंबर को। तो 21 जून और 22 दिसंबर किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। उठा के इसको कर दो, ये सही जवाब है। तो आपका इक्वेटर पे सबसे बड़ी परछाई कब बनेगी? इक्वेटर पे सबसे बड़ी परछाई उस दिन बनेगी जिस दिन सूरज इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूर होगा। इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूर सूरज या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। तो सूरज जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे होगा उस दिन इक्वेटर पे सबसे बड़ी परछाई बनेगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे 21 जून और 22 दिसंबर को क्रमशः रिस्पेक्टिवली पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 23। पेरिहीलियन और एपीहीलियन किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? उपसौर और अपसौर इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 जनवरी और 4 जुलाई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल नंबर 24। पेरिहीलियन और एपीहीलियन के दौरान किस गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होंगी? मतलब
ड्यूरिंग पेरीहिलियन यानी उपसौर के दौरान किस हेमिस्फीयर में, किस गोलार्ध में सन की रेज स्लांटेड होंगी। तो चलो जल्दी से देखते हैं किस जगह पे स्लांटेड होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी आपने पिछली साइड में देखा पेरीहिलियन होता है कब, 3 जनवरी। एपीहिलियन होता है कब, 4 जुलाई। भैया ड्यूरिंग पेरीहिलियन विच हेमिस्फीयर सन रेज स्लांटेड, बेटा सन रेज तिरछी होती है। सन रेज तिरछी का मतलब सन रेज सबसे ज्यादा, मतलब सूरज सबसे ज्यादा दूर होगा। कैसे, ऐसे समझिए, एक ये पॉइंट है हम लोगों का ए, एक ये पॉइंट है हम लोगों का बी। सूरज हम लोगों का जब बी पॉइंट के ऊपर होगा तो यहां पे सबसे छोटी शैडो बनेगी, पर यहां पे क्या होगी, सबसे बड़ी शैडो बनेगी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेरीहिलियन, पेरीहिलियन का मतलब 3 जनवरी। याद रखो बच्चों, ठंड कब पड़ती है, जब सूरज की किरणें तिरछी होती है। 3 जनवरी को ठंडी किस गोलार्ध में होती है, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध। आंसर है इसका उत्तरी गोलार्ध। 3 जनवरी को ठंड हमेशा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की तारीख 5 जुलाई 2020 है। अब नीचे ऑप्शन पढ़ते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल रिसीव सन रेज मिनिमम, उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की किरणें न्यूनतम प्राप्त होंगी, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आर्कटिक सर्कल विल हैव 24 आवर्स नाइट, आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे रात रहेगी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, एंटार्क्टिक सर्कल विल हैव 24 आवर्स डे लाइट, एंटार्क्टिक सर्कल में 24 घंटे प्रकाश होगा। और चौथा, हम लोग को ठंडियां दिखाई देगी दक्षिणी हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गया। अब इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। अब इसमें कुछ ना करो, एक दिमाग लगाओ, इसमें कुछ ना करो। पहले हम अपने इस चित्र को थोड़ा सा छोटा करते हैं आपके लिए समझाने के लिए। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, इसमें देखो लॉजिक ये लगाना है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक अर्थ बना ले, पहले समझ तो ले किसको क्या बोलते हैं। ये हम लोग की अर्थ, ये है हम लोग की इक्वेटर, ये हम लोग का क्या है, भूमध्य रेखा। ये है हम लोग का ऊपर वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक सर्किल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्किल। नीचे वाला क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्किल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटार्क्टिक सर्किल। अब कुछ दिमाग ना लगाओ, बस देखो 5 जुलाई को सूरज कहां होगा, इसको ऐसे समझते हैं। डेट लिख लो, 21 जून को सूरज कहां होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज कहां होता है, इक्वेटर पर। और 22 दिसंबर को सूरज कहां होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक, अब हमने आपको डेट दी है, कौन सी डेट हमने आपको दी है, कौन सी, 5 जुलाई। अब इसमें से प्लॉट करके देख लीजिए कौन सी डेट यहाँ पे सुटेबल बैठेगी। जून सितंबर सूरज कहां पे होगा, 21 जून के बाद सूरज चलेगा, देखिए ऐसे साइकिल चलती है। ये है हम लोगों का सितंबर, ऊपर से शुरू करते हैं, यहां से हम लोग की साइकिल शुरू हुई मार्च, ये आया हम लोगों का जून, नहीं
इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ये हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। साइकिल शुरू होती है इक्वेटर से, ये है हम लोगों का मार्च, 21 मार्च। यहां हम लोग का सन आएगा 21 जून। उसके बाद हम लोग का आएगा 23 सितंबर और फिर उसके बाद आएगा 22 दिसंबर। तो जरा डायग्राम को मैं कंप्लीट करता हूं। डेट हम लोग की दी गई है कौन सी, 5 जुलाई। तो बच्चों 5 जुलाई को सन हम लोगों का कहीं यहां पे आसपास होगा। जून के बाद जुलाई आता है, मतलब यहाँ पे कहीं सन होगा हम लोगों का। इतना आप समझ गए? आप लोग क्या समझ गए? 5 जुलाई को सन होगा हम लोगों का कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर होगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध हम लोग बोलते हैं। अब जरा सवाल को देखते हैं, अब सवाल के ऑब्जर्वेशन समझते हैं। बच्चों ऑब्जर्वेशन देखो क्या बोल रहा है। हम लोग का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणें न्यूनतम प्राप्त करेगा। भैया 5 जुलाई को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। आर्कटिक सर्किल विल हैव 24 आवर्स नाइट। भैया जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होगा तो आर्कटिक सर्किल में दिन होगा, यह भी गलत हो गया। सी ऑप्शन, एंटार्क्टिक सर्किल विल हैव 24 आवर डे लाइट। भैया जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में है, एंटार्क्टिक सर्किल तो दक्षिणी गोलार्ध में है, यहां तो रात होगी, ये भी ऑप्शन गलत। बचता कौन है, ये भी पढ़ लेते हैं। वी विल ऑब्जर्व विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग ठंडी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि सूरज हम लोग कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में। ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 26। बस 4 और, इतनी देर पेशेंस रख लिया तो और भी रख लो। पता है आप लोग बहादुर बच्चों, एनटीपीसी के लिए जी जान से लगे हुए हो। अगला सवाल है, डेज आर ऑलवेज लॉन्गर देन नाइट एट इक्वेटर। इस सवाल का जवाब मैंने कहा था, मैं जब आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा तो उसके साथ दूंगा। इस सवाल को मैं स्किप करता हूं। भैया ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा गौर से पढ़िए, पढ़िए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति, ए पर्सन सीज राइजिंग सन फ्रॉम इट्स विंडो डेली एट 6 AM फॉर 365 डेज। पहले इतनी लाइन को हिंदी में अनुवाद करते हैं। एक व्यक्ति अपनी खिड़की से प्रतिदिन 365 दिन सुबह 6 बजे उगते हुए सूरज को देखता है। सपोज ही इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। मान लेते हैं उसका घर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है और आज तारीख है 21 मार्च। मतलब ये जो घटना बताई जा रही है, मतलब ये करता 365 दिन है, पर आज हमने जो दिन चुना है 21 मार्च। तो आज से 6 महीने बाद क्या होगा, वो बच्चा आज से 6 महीने बाद क्या ऑब्जर्व करेगा। मैं सवाल को एक बार आपके लिए फिर से पढ़ के समझ देता हूं। एक बच्चा है, वो अपनी खिड़की से प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठ के देखता है, हेलो सूरज अंकल, हाय हेलो करता है, और वो टाइम हो रहा होता है उस समय 6 बजे का। ये काम वो लगातार 365 दिन करता है। पर हमें 365 दिन का ऑब्जर्वेशन नहीं जानना, हमें कुछ दिन का जानना है। तो हमने 21 मार्च की डेट निकाल ली कि आज 21 मार्च है, आज छोटू लाल उठेंगे सुबह और वो 6 बजे सूरज को देखेंगे। तो घर बता दिया गया, उनका घर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पाया जाता है। अब ये पूछा जा रहा है आज से 6 महीने बाद छोटू सिंह जी को क्या दिखाई देगा। आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन, ऑलमोस्ट नो चेंज इन द डायरेक्शन। दिशा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सूर्य उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है।
तीसरा, सन इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक, सूरज साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। चौथा, इनमें से कुछ नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा इमेज को छोटा कर लेते हैं ऐसे। अब इमेज को छोटा करने के बाद अब ये समझिए, देखिए पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। क्या, एक ये बच्चा है, इसका घर है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो मान लेते हैं ये बच्चा खड़ा है इक्वेटर पे खड़ा है। कहां खड़ा है? इक्वेटर पे खड़ा है। उसका घर है 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर। ये है हम लोग की ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि सन हम लोग का यहीं से निकलता है। ये डेली सुबह 6 बजे इसने देखा सूरज यहां से निकल रहा है। सूरज इक्वेटर पे किस दिन होता है? बस डेट याद कर लो। होता है हम लोग का सूरज 2 दिन होता है साल में, या तो 21 मार्च होता है या तो 23 सितंबर होता है। इसके अलावा कोई दिन नहीं होता। तो या तो 21 मार्च होगा या तो 23 सितंबर होगा। अब इसमें से सवाल ये पूछा गया है, आज से 6 महीने बाद क्या होगा? अगर आज डेट है 21 मार्च, मतलब इन्होंने आज की तारीख दे दी 21 मार्च, और पूछा कब है? 6 महीने बाद। मार्च के 6 महीने बाद क्या आएगा? सितंबर। 21 मार्च का 6 महीने बाद 21 सितंबर। तो मतलब सूरज भूमध्य रेखा पे या तो 21 मार्च को होता है या तो 21 सितंबर को होता है। इतनी चीजें समझ गई। तब इसका पहला ऑप्शन बोल रहा है दिशा में लगभग कोई बदलाव नहीं होगा, तो दिशा में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 28। On which day in a year 0 degree latitude and 0 degree longitude will have its smallest shadow formation? कैलेंडर के किस दिन 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सबसे छोटी परछाई बनेगी? सबसे छोटी परछाई बनेगी जब सूरज कपरवा के ऊपर होगा। 0 डिग्री पे सूरज कब सर्प के ऊपर होता है? एक डेट होती है 21 मार्च, एक डेट होती है 23 सितंबर। ऑप्शन में देख लो क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर। डी ऑप्शन दिया है। बिना ऑप्शन पढ़े क्वेश्चन को हम लोग ने हल करा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 29। एंटार्क्टिका विल गो फॉर 6 month नाइट आफ्टर 1 month ऑफ करेंट डेट। व्हाट इज डेट टुडे? मतलब इसमें सवाल भविष्य को लेके पूछा गया है। बताया गया है एंटार्क्टिका आज से 1 महीने बाद 6 महीने के अंधकार वाले समय में प्रवेश कर जाएगा। फिर से, एंटार्क्टिका आज से 6 महीने बाद 6 महीने के अंधकार वाले समय में चला जाएगा। तो बताइए आज कौन सी तारीख है? इस लॉजिक को पहले समझ लेते हैं, एंटार्क्टिका है क्या और काम कैसे करता है। बच्चे ये जान लो, ये हम लोग की अर्थ है, ये हम लोग का इक्वेटर है, ये आर्कटिक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक, और ये है बच्चों एंटार्क्टिक। ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। बच्चे याद रख लेना, जब सूरज 0 डिग्री के ऊपर होता है तो यहां पे 6 महीने का दिन होता है और यहां 6 महीने की रात होती है। पर जब सूरज इसके नीचे होता है तो यहां पे दिन होता है 6 महीने का, यहां 6 महीने की रात होती है। अब डेट पूछा गया है, आज से लगभग 1 महीने बाद एंटार्क्टिका में 6 महीने का अंधेरा हो जाएगा। तो बताइए आज डेट कौन सी है? तो भैया इसमें आप देख लीजिए 1 महीने बाद आज डेट कौन सी है। तो बच्चे दिमाग लगाओ, सूरज जब इक्वेटर के ऊपर निकल जाएगा तो बच्चों एंटार्क्टिका में 6 महीने का क्या हो जाएगा? अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे इसमें से कौन सी डेट हो सकती है? इसमें से 21 मार्च, 23 सितंबर।
अब आपको इसमें चूज करना है 21 मार्च होगा कि 23 सितंबर होगा, ये कौन सा वाला होगा। अब आपको यहां दिमाग लगाना है, यहां पे हम कौन सी डेट लेंगे। बच्चे याद रखना, सितंबर में सूरज नॉर्थ से साउथ आता है, मार्च में सूरज साउथ से कहां आता है, नॉर्थ। तो यहां पे डेट हम लोग कौन सी लेंगे, 21 मार्च। तो हमने बोला आज से 1 महीने बाद, वर्तमान तारीख के 1 महीने बाद अंटार्कटिका 6 महीने की रात्रि के लिए चला जाएगा। तो आज दिनांक कौन सी है, तो यहाँ 21 मार्च के 1 महीने पहला कौन सा होगा, 21 फरवरी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 21 फरवरी। अब आपने ये नहीं लिया, कौन सा नहीं लिया, अगस्त नहीं लिया, 22 अगस्त क्यों नहीं लिया, लॉजिक मैंने आपको बताया। मार्च के समय में, 21 मार्च के समय में सूरज साउथ से नॉर्थ जाता है और सितंबर 23 के बाद सूरज नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है। आपको डायरेक्शन में बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। आइए अपने आज के दिन के सबसे लास्ट सवाल पे आते हैं, और ये बहुत ही बचकाना सवाल हमारे कंप्यूटर महोदय ने प्रस्तुत किया है। ऑन विच डे इन अ ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस स्मॉलेस्ट शैडो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी परछाई कब होगी, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में कपरवा पे होगा। सूरज किस दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को। बिना पढ़े इसका आंसर हम लोग दे देते हैं। तो ये थी हम लोगों की आरआरबी एनटीपीसी की पार्ट 1 की एक प्रैक्टिस सीरीज। अगली क्लास से हम आपकी पॉलिटी ज्योग्राफी दोनों एक साथ आपको लेके चलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पॉलिटी की क्लास का वेट कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, वो अपने सभी बच्चों से, विद्यार्थियों से शेयर कर दें। बच्चों आपसे लास्ट में एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग आप लोग के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग आपसे अभी कोई फीस चार्ज नहीं करते, पर उसके बदले में हम आपसे एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। रिवॉर्ड ये है, अगर आपको हमारा वीडियो सच्ची वाला अच्छा लगता है, कोई व्यवहारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, अगर आपको हमारा वीडियो सच्ची वाला अच्छा लगता है तो एक बार इसको जरूर शेयर करिए हमारे वीडियो को, और अपने दोस्त को बोल के चैनलों को सब्सक्राइब कराइए। आपका एक लाइक हमारे अंदर एक मुस्कुराहट और एक पॉजिटिव फीलिंग लाता है, जिससे हमें और हमारी टीम को एक अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।